वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज अपन ड्राइवर के लिए अपना नेक्स्ट पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ड्राइवर मैकेनिकल पार्ट जो होता है उसी के क्वेश्चन अपने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की PDF या फिर क्विज अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। कहता है, अगर आप किसी स्थान पर जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई जुलूस यात्रा मिल जाए तो आपकी गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए। आपकी जो गाड़ी है उसी स्पीड का होना चाहिए। रास्ते में कोई जुलूस वगैरह अगर आपको मिल जाता है तो उस कंडीशन में पर साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इससे कम या फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कृषि ट्रैक्टर पावर ट्रेलर किस श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो कृषि वाला ट्रैक्टर होता है या फिर जो पावर ट्रेलर जो होते हैं ना अपने, ये दोनों के दोनों किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। LMH या फिर A। LMH या फिर A किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, A फॉर एग्रीकल्चर, A फॉर एग्रीकल्चर, तो ये A श्रेणी के अंतर्गत जो है यहाँ पर रखे जाते हैं। पर साथियों, आज की क्लास में हमने श्रेणी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ताकि आपके जितने भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये विगत वर्षों में आपसे पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल कैटेगरी होती है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो गाड़ियाँ काम में ली जाती हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत जो वो रखी जाती हैं। तो C फॉर कंस्ट्रक्शन हो गया, A फॉर एग्रीकल्चर हो गया, L फॉर लाइट व्हीकल हो गया। H की कोई कैटेगरी नहीं होती है। H जो है ये अपने व्हीकल के अंदर कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर होगा, C फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है वो C कैटेगरी के अंदर रखे जाने वाले वाहन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 50 सीसी तक का मोटरसाइकिल किस श्रेणी में आता है। 50 सीसी तक की यहाँ पर बात की गई है। श्रेणी A, L, L1 या फिर M किस श्रेणी के अंतर्गत इनको रखा जाता है। पहले साथियों आपको बता दें कि 50 सीसी तक का जो भी वाहन होता है वो L1 कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये लाइट का भी और लाइट हो गया है ना, लाइट मोटर व्हीकल के अंतर्गत आता है, तो इसमें भी ये थोड़ा हल्का वाहन है, इस वजह से। मोटरसाइकिल, स्कूटी इत्यादि की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब यहाँ पर अपन मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, जो कि 100 सीसी की आप मान सकते हैं। 100 से 120, 150, 200 जो भी आपकी सीसी के अंतर्गत इसमें जो आती हैं, उनको किस श्रेणी के अंदर यहाँ पर रखा गया है। पर साथियों, उनको जो है वो L श्रेणी के अंदर यहाँ पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाले सवाल में हमने बात की थी 50 सीसी से 50 सीसी तक के, और यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी जो है उनको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें क्या लिखा था कि 50 सीसी तक का, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 50 सीसी से ऊपर का कोई भी वाहन जो है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। तो 50 सीसी से ऊपर का जो वाहन है प्यारे साथियों वो L2 श्रेणी के अंदर रखा जाएगा। ठीक है। 4 पहिया वाहन किस श्रेणी में आते हैं। 4 व्हीलर जो होते हैं आपके वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग M श्रेणी के अंदर जो है यहाँ पर इनको रखा जाता है। ओके जी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ड्राइवर के अलावा 8 सवारी तक के वाहन की श्रेणी कौन सी होती है। देखिए, एक होता है ड्राइवर, ठीक है, उसके अलावा 8 सवारियाँ जो हैं वो इसमें हो सकती हैं, यानी कि ओवरऑल अपन कहें तो 9 सवारी जिस वाहन के अंदर आ सकते हैं उसको किस श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो प्यारे साथियों, इनको M1 श्रेणी के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। M1 ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब होगा। अपने डाउट्स जो हैं वो जरूर क्लियर करते चलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप इसको एक बार वापस से जो है पढ़ सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर आप एग्जाम में जाने से पहले अगर अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 4 पहिया वाहन, 4 पहिया माल वाहन, अब आगे बात माल वाहन की, जिसमें सवारी भी हो सकती है, किस श्रेणी में आते हैं। L, M, H या फिर N। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि H कोई श्रेणी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर C जो ये तो वैसे ही कट चुका है। अब आप बताइए कि किस श्रेणी के अंदर इनको रखा जाता है। तो इनको रखा जाता है N श्रेणी के अंदर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही जवाब होगा, N श्रेणी के अंदर माल वाहनों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कोहरे के समय कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, नहीं, इस पर बड़ा फोकस करना है आपको। तो क्या नहीं करना चाहिए, इंडिकेटर लाइट जो है आपको नहीं जलानी चाहिए, लो बीम नहीं रखनी चाहिए, या फिर ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक गति चालू रखना, या फिर अगली गाड़ी को ओवरटेक करना। क्या नहीं करना चाहिए कोहरे के समय। पहले साथियों, ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती चालू रखना, ये आपको नहीं करना चाहिए।
ठीक है। इंडिकेटर लाइट दे करके जो है आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। लो बीम में गाड़ी चलानी चाहिए, ओके। और अगली गाड़ी को ओवरटेक जो है आप कर सकते हैं, है ना, दाएं बाएं देख करके आप और अगली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आपको तकरीबन 100 मीटर तक की या 50 मीटर तक की दूरी अगर आपको साफ दिख रही है तो आप ओवरटेक ले सकते हैं, डजंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आरसी पूरे भारत में मान्य है, ये किस धारा के तहत कहा गया है। जो आरसी होती है अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, वो पूरे भारत में मान्य है, ये किस धारा के अंतर्गत जो कहा गया है। पर साथियों इसके लिए जो धारा है वो है धारा 46। धारा 46 मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि वो अब इस क्लास को अपना रियल टेस्ट जो है वो समझ करके सोल्व करें और अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो वो कितनी है और आपको कितनी करने की ज़रूरत है। एनओसी से संबंधित धारा है, एनओसी से संबंधित धारा जो है वो कौन सी है, धारा 44, धारा 46, धारा 48 या फिर धारा 50। तो एनओसी से संबंधित यहाँ पर आपको धारा बता देनी है। एनओसी से संबंधित धारा धारा नंबर 48 के बारे में कहा गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना कि अस्थायी आरसी का वर्णन किस धारा में है। जो आपकी अस्थायी आरसी होती है थोड़े समय के लिए, वो किस धारा के अंतर्गत ये बात बोली गई है। धारा 40, धारा 43, धारा 46 या फिर धारा 41। तो अस्थायी आरसी का जो है ये जिक्र किया गया धारा 43 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोड़ के पास पहुंचने पर ओवरटेक करने की अनुमति नहीं है, देखभाल के साथ अनुमति है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप मोड़ में हैं, है ना, मोड़ के पास अपनी गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो उस समय आप ओवरटेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा आप में यही पूछा है, ठीक है। मोड़ के समय कभी भी आपको गाड़ी जो ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किन गाड़ियों के पंजीकरण में फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत हमेशा होती है। किन गाड़ियों के पंजीकरण में फिटनेस सर्टिफिकेट जो उसकी हमेशा ज़रूरत होती है। परिवहन गाड़ियों में, साधारण गाड़ियों में, सभी प्रकार की गाड़ियों में या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले साथ ही आपको बता दें कि फिटनेस जो है ना वो हमेशा परिवहन जो गाड़ियाँ होती है ना, जो सवारी लेकर जाती हैं, जैसे बसें हैं, कार हैं, जीप हैं, इनमें हमेशा फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि बाइक जो है उसमें भी फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, 10 साल का 15 साल का जो आपका रजिस्ट्रेशन आता है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप उसको रिन्यू करवाने जाते हैं तो वो 5 साल के लिए बढ़ता है ना। तो उस कंडीशन में ये कहा जाता है कि आपकी गाड़ी अगर फिट है तो ही हम इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ा के देंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ा के देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो परिवहन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें हमेशा फिटनेस सर्टिफिकेट जो इसकी ज़रूरत पड़ती है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस धारा में गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की बात कही गई है। अभी अपन ने बात करी कि किन वाहनों के लिए जो है फिटनेस जो है वो ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि वो धारा कौन सी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो धारा 56 जो है ना, धारा 56 ये इस बात को कहती है कि परिवहन वाहन जो होते हैं उसमें हमेशा फिटनेस जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है 6 माह की, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की या फिर 3 वर्ष की। देखो वैसे तो एक डाउट वाला क्वेश्चन है, परंतु जैसे आपको पता होगा बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह जो आती है इनकी आजकल जो है वो मान लीजिए BS4 की जो गाड़ियाँ है ना, BS4 के बाद की जो गाड़ियाँ BS5 और BS6 मॉडल जो गाड़ियाँ आई हैं उनके अंदर जो PUC जो अपना होता है PUC, उनकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक के लिए जो वो कर दी गई है, ठीक है जी। उनकी वैलिडिटी कितनी कर दी गई है, 1 साल तक की कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। और इससे पहले जो BS4 से पहले का जो मॉडल आता है उसमें जो है वैलिडिटी 6 माह की होती है। हर 6 महीने के भीतर आपको अपना PUC सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ता है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब यातायात का संकेत स्कूल को चिन्ह करना है तब आपको, यानी कि जब आप यातायात पर जा रही हैं आपको स्कूल का साइन बोर्ड जो अगर वो दिख जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। वाहन धीरे करके ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, वाहन तेज़ गति से चलाना चाहिए, तेज़ हॉर्न बजाना चाहिए या फिर तेज़ी से ओवरटेक करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको स्कूल का साइन चिन्ह दिखता है तो आपको अपना वाहन जो है वो क्या करना चाहिए, धीरे करके ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए। जब आप यू टर्न ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कौन सा संकेत जो वो करना चाहिए, बाएं मुड़ने का, दाएं मुड़ने का, बिना संकेत तेज़ी से यू टर्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि आप जब भी यू टर्न लेते हैं ना या फिर आप जब भी साइड लेते हैं तो हमेशा दाईं ओर से साइड लेनी पड़ती है, ओके। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये इंडिया के अंदर होता है ना, इंडिया के अंदर हमेशा जो है दाएं मुड़ने का संकेत जो है, यानी कि आपका जो दाएं इंडिकेटर है उसको आपको चालू करके और आप यू टर्न जो वो ले सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 की पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित है।
पार्किंग जो वो कहाँ नहीं कर सकते, पगडंडी पे, वन वे रोड पर, मुख्य सड़क पर, या फिर सभी जगह अनुमति है पार्किंग की। पार्किंग की जो अनुमति है वो पगडंडी पर नहीं है। क्या पगडंडी पर जो है पार्किंग करके गाड़ी चले जाएं, ये अनुमति नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। हेडलाइट का सही ना होना किस एक्ट के तहत अपराध माना गया है? आपकी गाड़ी की हेडलाइट है, अगर वो सही नहीं है, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की साइड लाइट जो है वो किसी जैसे रोड की साइड में पड़ रही हैं, ऊपर ज़्यादा जा रही हैं या फिर नीचे ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर वो क्या होता है कि सामने वाले वाहन जो होते हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, पता नहीं चलेगा कि छोटी गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी आ रही है। ठीक है, तो वो सही नहीं होगी, तो वो किस धारा के तहत जो है वो अपराध माना गया है। आपने जनरली देखा भी होगा, कुछ कुछ गाड़ी वाले जो होते हैं ना वो एक ही लाइट चला के रखते हैं, तो इससे आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। क्यों कन्फ्यूज होता है? क्योंकि भाई एक लाइट जब जल रही है तो सोचेगा कि या तो स्कूटी आ रही है या फिर स्कूटर आ रहा है या फिर कोई टू व्हीलर आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा, कोई ऑटो वगैरह आ रहा है ना। और आजकल तो ऑटो वाले जो है ना वो 4-4 लाइटें जो हैं वो लगा के रखते हैं, तो ये भी गलत है ना। तो ये किस धारा के तहत अपराध है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें बोला गया है। ठीक है, धारा 105/190 के तहत अपराध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अगर आप लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन करते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार चालान कितना है? ठीक है, यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 की बात हुई है। लाइसेंस की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो उस कंडीशंस में आपको जुर्माना जो है वो कितना देना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको जो जुर्माना है वो 5,000 रुपये का देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य कर दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको कितना चालान देना होगा? आपका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, आपने कोई भी गलती की हो, रेड लाइट जंप की हो, या फिर आपने कोई एक्सीडेंट वगैरह किया हो, या फिर आपने ट्रैफिक रूल्स जो उनको फॉलो ना किया हो, वजह कोई भी हो, अगर आपका लाइसेंस जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे आपको कोई भी इमरजेंसी हो, तो उस कंडीशन में आपको कितने रुपये का चालान पे करना होगा? पहले साथियों, उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपये जो है वो पे करने होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रक्षात्मक ड्राइविंग का सही अर्थ है। रक्षात्मक मतलब सही तरीके से अगर ड्राइविंग करनी है तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा धीरे और आराम से ड्राइविंग, हमेशा दूसरों को जाने दें, सतर्क रहना और आगे की सोच, इनमें से कोई नहीं। देखो वैसे तो है ना, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही माना जाए और एक को अगर इसमें चूज किया जाए तो प्यारे साथियों इसमें सतर्क रहना और आगे की सोच मतलब आगे की ओर देखना। ठीक है, लंबी दूर तक आपको देखना, और यही क्या है इसका सही जो है आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हालांकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपका डाउट जो है यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमेशा सतर्क रह करके आपको गाड़ी चलानी है, और क्या करना है, दूरी जो है ना, दूरी आगे की जो आपको सोचना है कि भाई मुझे आगे की दूरी जो है वो कितनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और कितनी दिखाई नहीं दे रही है। इन चीज़ों को भी आपको देखना होता है। ओके जी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि आप दिल्ली में वाहन चलाते समय गलत तरीके से ओवरटेकिंग करते हैं तो आपको कितने रुपये का जुर्माना हो सकता है? ठीक है, यहाँ पर ओवरटेकिंग लिखना, आपको ओवर तय नहीं है, यहाँ पे ओवरटेकिंग, यहाँ पे आपको ओवरटेकिंग लिखना है। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, तो आपको कितने रुपए का चालान यहाँ पे देना होगा ओवरटेकिंग में? 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे साथियों, इनमें से कोई नहीं जो है इसका आंसर होगा। ना तो 500 रुपये लगेंगे, ना 600 लगेंगे, ना 400 लगेंगे, बाकी 1,000 रुपये जो आपको जुर्माना यहाँ पर देना होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 अपना कि किस धारा के तहत कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी किसी आवेदन पर माल ढुलाई परमिट दे सकता है? माल ढुलाई का परमिट जो है वो आपको किस धारा के तहत दिया जाता है? धारा 79 के तहत जो है माल ढुलाई का परमिट जो है वो आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सही व्हील अलाइनमेंट होने से क्या होता है? गाड़ी तेज चलती है, मोटर गाड़ी समान गति से चलती है, अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं, पहिए शीघ्र घिसते हैं। सही अलाइनमेंट होना, अगर आपकी गाड़ी के टायरों का सही अलाइनमेंट होगा तो मोटर गाड़ी जो है वो समान गति से चलेगी। ठीक है, मोस्टली परेशानी होता क्या कि व्हील अलाइनमेंट जो है वो आगे के टायरों का ज़्यादा करवाना पड़ता है बजाय पीछे के टायरों के। ठीक है, तो जब भी आप व्हील अलाइनमेंट करवाएं तो हमेशा आगे के टायर जो है ना उनको
व्हील अलाइनमेंट जो है वो जरूर करवाएं। दूसरा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी गाड़ी में आपने चारों टायर नए डलवाए हैं तो आगे के टायर जो है ना वो पहले घिसते हैं, ठीक है, तो उनको समय समय पर चेंज करते रहें, आगे वालों को पीछे ले आएँ, पीछे वालों को आगे ले जाएँ, और इस प्रकार से उनकी जो बैलेंसी जो होती है ना टायरों की, चारों टायरों की, वो मेंटेनेंस रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तेल की खपत कम करने के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पर सही नहीं है का जिक्र जो है यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना है, नहीं है को। लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करना, क्या इससे तेल की खपत कम हो सकती है। ब्रेक का प्रयोग बार बार करना, गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो आराम से समझो सवाल को, हमें करना है तेल की खपत को कम, और इसमें सही नहीं है ये पूछा है। तो लाल बत्ती पर गाड़ी को अगर आप बंद कर देते हैं तो भाई खपत जो है तेल की वो कम होगी, या जाहिर सी बात है, तो ये ऑप्शन तो हो गया सही। अच्छा, ब्रेक का बार बार प्रयोग करना, तो ये बात जो है गलत है। अगर आप ब्रेक का बार बार प्रयोग करोगे तो आपकी गाड़ी को ज़्यादा जोर आएगा, है ना, वो वापस स्पीड कम करेगी, फिर वापस बढ़ाएगी, फिर स्पीड कम करेगी, फिर बढ़ाएगी, तो इससे तेल की जो खपत है ना वो ज़्यादा होगी, ना कि कम होगी। खुली सड़क है तो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, डजन मैटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रेक का बार बार प्रयोग करना, इससे तेल की खपत जो है ना वो ज़्यादा होती है, ना कि कम होती है। क्वेश्चन नंबर 29 कि शीशा रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है, प्रदूषण कम करने में, प्रदूषण बढ़ाने में, तेल की खपत कम करने में, या फिर तेल की खपत अधिक करने में। किस वजह से शीशा रहित पेट्रोल जो वो काम में लिया जाता है। प्यारे साथियों, प्रदूषण कम करने के लिए शीशा रहित पेट्रोल जो है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाईवे हिप्नोसिस क्या है। हाईवे हिप्नोसिस के बारे में आप क्या जानते हैं, आपसे ये पूछा गया है कि राजमार्ग संबंधी महत्वपूर्ण नियम, राजमार्ग पर वाहनों की भिड़त, या फिर राजमार्गों पर चलते समय ऊँघना, या फिर राजमार्ग स्थित होटल। क्या हिप्नोसिस जो वो क्या होता है। हिप्नोसिस का मतलब होता है आप जब थक जाते हैं तो आपको उबासी जो आती है ना, उबासी आना चलते चलते, उसी को क्या बोलते हैं, हिप्नोसिस बोलते हैं। तो राजमार्गों पर चलते समय ऊँघना, ये क्या है, हिप्नोसिस का बारे में इसमें बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चौक वाल्व बंद न किया जाए। आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट है और चौक जो है ना, चौक उसको बंद नहीं किया आपने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंजन गर्म हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, या फिर चौक वाल्व खराब हो जाएगा। क्या हो सकता है इसमें। देखो एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना इस सवाल में तो फंसोगे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तेल यानी कि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल या डीजल, तो वो क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा अगर आपका चौक वाल्व ऑन है उस कंडीशन में, ठीक है। इंजन गर्म नहीं होगा, इंजन गर्म हो जाएगा, भाई इंजन तो वैसे भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो गर्म तो होता ही है, ठीक है। इंजन बंद हो जाएगा, बंद क्यों होगा, चौक अपन लगाते क्यों है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, तो बंद तो होगा ही नहीं, है ना। चौक वाल्व खराब हो जाएगा, खराब नहीं होता चौक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 32 किस प्रकार की मैनुअल इंजन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। सवाल को सही तरीके से समझेंगे, किस प्रकार की मैनुअल इंजन, चेसिस नंबर और इंजन की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। शॉप मैनुअल, ओनर मैनुअल, लेबर गाइड, या फिर रिपेयर मैनुअल। इंजन नंबर के बारे में, चेसिस नंबर के बारे में और इंजन की कैपेसिटी या क्षमता के बारे में कौन आपको जानकारी देता है। देखो रिपेयर मैनुअल जो है ये नहीं आती, इसके अंदर ये चीज़ नहीं आती। आप किस मतलब गाड़ी जो है उसको किस तरीके से आपको रिपेयर करवाना चाहिए, कितने किलोमीटर पर रिपेयर करवाना चाहिए, अगर किस पार्ट में कोई कमी होगी तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए, इस बारे में रिपेयर मैनुअल में आपको बताया जाता है। लेबर गाइड, लेबर गाइड तो मतलब जो लोग काम करते हैं ना उनके लिए होती है, ठीक है। बात करते हैं शॉप मैनुअल की। शॉप मैनुअल मतलब दुकान की तरफ से या फिर जो कंपनी है उसकी तरफ से आपको मैनुअल दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ गाड़ी के बारे में आपको बताया जाता है, ना कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर या फिर इंजन की कैपेसिटी, इसके बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है। गाड़ी के पार्ट्स के बारे में आपको वहाँ पर नहीं बताया जाता। अभी खिड़की जो है वो कैसे खुलेगी, है ना, और ऑटोमेटेड जो आपकी
खिड़कियाँ होती हैं, शीशे होते हैं, वो कैसे चलेंगे, या फिर आप वाईफाई कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं, आप ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, एफएम वगैरह कैसे चलेंगे। तो इस प्रकार की जो फाइल आपको मिलती है, मैनुअल जो मिलती है, वो शॉप मैनुअल के अंदर आती है। अब बात करते हैं ओनर मैनुअल की। तो ओनर मैनुअल यानी कि गाड़ी जिसके नाम है ना, उसके अंदर ये चीज़ें, हालांकि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जैसे कि इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, या फिर इंजन की क्षमता, ये आरसी के अंदर आपको विद्यमान मिल जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन ओनर मैनुअल जो होता है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब आरसी ऑप्शन में नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो होगा ओनर मैनुअल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यातायात का बादशाह कौन होता है? पदयात्री, वाहन, ड्राइवर या फिर सड़क। तो जाहिर सी बात है, यातायात का जो बादशाह है वो कौन होता है? पदयात्री। तो कभी भी पदयात्री से उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो रोड का बादशाह होता है। ध्यान रखें इस चीज़ को। स्टॉप साइन किस आकार का होता है? स्टॉप, अगर आपको रुकना है ना, तो वो किस आकार का होता है, ऐसा इसमें पूछा गया। आपने देखा होगा स्टॉप साइन जो है वो कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा। अष्टकोणीय जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, इसमें 8 भुजाएं हैं, तो अष्टकोणीय यहाँ पर होगा। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ट्रैफिक चिन्ह को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ट्रैफिक चिन्ह जो होता है ना, उसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: आयताकार, त्रिभुजाकार और अष्टकोणीय। आयताकार, त्रिभुजाकार और अष्टकोणीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, वाहन में लगा जीपीएस सिस्टम किससे कनेक्ट होता है? मोबाइल टावर से, सैटेलाइट से, वाहन के इंजन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जीपीएस की अगर अपन बात करें तो जीपीएस क्या काम करता है? जीपीएस आपको ये बताता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप एट प्रेजेंट कहाँ पर हैं। इस तरीके की जानकारियाँ जो हैं वो आपको जीपीएस कनेक्ट करवाता है। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है ना, आपकी गाड़ी है और वो मेरे पास है, मैं कहाँ पर हूँ आप कैसे पता करेंगे? मोबाइल टावर से पता करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल टावर तो आपके खुद के फ़ोन में होगा, गाड़ी के फ़ोन में थोड़ी होगा, गाड़ी के जीपीएस में थोड़ी होगा। सैटेलाइट से, जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट जो होता है ना, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी इस वक्त कहाँ पर और किस रूट पर चल रही है, क्या स्पीड है, सारी चीज़ें अपन वहाँ से देख सकते हैं। वाहन के इंजन से, इंजन से कैसे पता चलेगा भाई? जीपीएस जो है ये इंजन से थोड़ी चलता है, जीपीएस चलता है सिर्फ सैटेलाइट से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग अनुमति है, मना है, आज्ञा के बाद अनुमति है, या फिर थोड़ी देर बाद अनुमति है? रेखा के द्वारा विभाजित का मतलब ये होता है, जैसे ये आपकी रोड है ना, ये रोड है पूरी इतनी चौड़ी, तो इसमें एक रेखा आपको बीच में से दिखती है इस तरीके की, तो इसमें आपको अनुमति है क्या ओवरटेकिंग करने की या फिर नहीं है? तो इसमें अनुमति नहीं है, यानी कि मना है, अनुमति नहीं है। ठीक है। और आगे के बाद अनुमति का कोई वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं बनता है, सिर्फ मना है कि आप सड़क विभाजन की कंडीशंस में किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ओवरटेक आप कब कर पाएंगे? जब जो लाइन है आपको रोड के बीच में, डॉटेड लाइन अगर आप मिलती है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? ओवरटेकिंग ले सकते हैं। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 38, अच्छा सवाल है कि बिना बेंच के टू व्हीलर या ई रिक्शा या ऑटो चलाने पर प्रथम बार जुर्माना राशि क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जो टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर तो मोस्टली इसमें नहीं आता है, टू व्हीलर भी आता है। टू व्हीलर में कौन से, जैसे ये जो उबर है, ओला में जो अपनी बाइक वगैरह लगा देते हैं ना, उनके लिए, प्लस ई रिक्शा, ओके, और ऑटो। तो ये इनके जो है सरकार के द्वारा एक कोड जो है वो दिया जाता है, बेंच दिया जाता है, एक ड्रेस दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है। अगर वो पहन के नहीं चलाता है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो पहली बार जुर्माना राशि है जो वो कितनी दी जाएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ये जो है प्यारे साथियों आपका 500 रुपये कर दिया गया है। पहले ये 100 रुपये था। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ये 100 रुपये था, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार इसको बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया गया है। पहली बार अगर आप ऐसा करते हैं तो ही। अच्छा जी, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो 500 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऐसा किस धारा में कहा गया है? किस धारा में ऐसा कहा गया है कि आपको जो है जुर्माना पे करना होगा? धारा 177 जो है वो इस चीज़ को वेरीफाइड करती है कि अगर आप बिना वर्दी के या फिर बिना बेंच के ई रिक्शा, टू व्हीलर या फिर ऑटो चलाते हैं, तो फिर आपको 500 रुपये का जुर्माना जो वो पे करना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन में 500 रुपये देना पड़ता है। सेकंड कंडीशन में 1500 रुपये या फिर 1000 रुपये जो है वो आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 अपना कि बड़े वाहनों को वन वे में चलाने पर दूसरी बार में जुर्माना राशि क्या है?
ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने जो बड़े वाहन होते हैं ना उनको वन वे पर चलाएंगे अगर आप, तो सेकंड बार की जो कंडीशन है उसमें आपको जुर्माना राशि क्या देना है। पर साथियों इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है 1500 रुपये जो है वो आपको यहाँ पर पे करनी होंगी जुर्माना राशि के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 41, टू व्हीलर के द्वारा निर्धारित लेन का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि क्या है। टू व्हीलर द्वारा निर्धारित, टू व्हीलर लाइक स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है ना, इस तरीके की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें अगर आप निर्धारित लेन का अगर आप पालन नहीं करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार ये हमारी इतनी चौड़ी रोड है ना, जितनी रोड होती है, ये इसमें मीडिएटर है, ठीक है जी, ओके। ये अब मान लीजिए कोई स्टेट हाईवे है, ना कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है, तो इसमें आपको इस तरीके जो है दोनों साइडों में आपको थोड़ी थोड़ी लेन जो है वो मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या चलती हैं, बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, इस साइड से आती हैं, इस साइड से जाती हैं। तो ये यहाँ पर जो आपको लेन दी गई होती है ना रोड की, इसमें और इसमें, ठीक है, यहाँ पर आपको बाइक जो आपकी चलानी चाहिए, स्कूटी चलानी चाहिए, ठीक है। कुछ आप जैसे कुछ महान व्यक्ति ऐसे होते हैं बादशाह, वो रोड जो है वो अपने पापा जी की समझ लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो इन लाइनों को भूल जाते हैं और वो गाड़ी कहाँ चलाते हैं, यहाँ चलाते हैं, ठीक है। बाई चांस थोड़ा सा भी अगर किसी ने मतलब हैवी वाहन जो अगर आपके यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए हवा के झोंके से अगर वो गिर गया और खुदा न खास्ता वो गाड़ी की साइड पर गिर गया, तो फिर क्या होगा, ना गाड़ी बचेगी ना इंसान बचेगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप जो ये लाइन आपको दी गई है प्रॉपरली, ठीक है, इसी के अंदर जो है आपको अपना टू व्हीलर जो है चलाना चाहिए, हमेशा इस चीज़ का पालन आपको करना है, ठीक है। सेम यही नेशनल हाईवे के ऊपर होता है, जैसे ये नेशनल हाईवे की मेन रोड है, ये बड़ी लेन आ गई, फिर ये सिंगल रूट जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, ये जाने का रास्ता और ये आने का रास्ता। तो इस कंडीशन में भी आपको जो है रोड के किनारे पर जो है वो आपको मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह के लिए आपको लेन मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी जो वो चलानी चाहिए, टू व्हीलर जिसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगर आप इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं तो क्या जुर्माना राशि जो आपको देनी होगी। सिंपल से आपको 500 रुपये यहाँ पर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं देना, आपकी मर्जी है, ओके। साथ साथ में अगर आप इन चीज़ों का उल्लंघन करेंगे ना तो फिर आपकी जान जो है ना वो भी देनी पड़ सकती है। छोटी सी बात है ना, जान देना, नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 42, वाहन में ओवर हाइट रखना, सामान भरने पर या वाहन का डाला खुला रखने पर जुर्माना राशि क्या है। आपने देखा होगा, मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, बना देता हूँ गाड़ी में आप लोगों के लिए, ऐसी बनानी आती है मेरे को, ठीक है। और आपने क्या कर रखा है कि यहाँ तक वाहन में क्या कर रखा है, सामान भर रखा है, साथ में आपने इसकी जो डाला जो है ना वो भी खुला छोड़ रखा है। तो उस कंडीशन में आपको जो जुर्माना है वो कितने रुपए देना पड़ेगा, 20,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 43, वाहन का डाला खुला रहने पर जुर्माना किया जाएगा किस धारा के तहत। 20,000 रुपये देने होंगे, पर उसका धारा भी तो होगी कोई, किस धारा के तहत ये आदमी जो गुनाह कर रहा है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए, 20,000 रुपये से लेने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना करें। तो ऐसा जो है प्यारे साथियों धारा 194 धारा 194 के अंदर कहा गया है। तो ऐसी लापरवाही कभी भी नहीं करनी है, ना आपको किसी को करने देनी है। आपके घर परिवार में कोई हो तो रोड पे जो चल रहा है उसको तो आप कैसे रोक लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस धारा के तहत भिन्न प्रकार का हॉर्न बजाना अपराध है। अब कुछ जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि जैसे बाइक है तो बाइक में भी गाड़ी वाला हॉर्न लगवा लेंगे, है ना, और फिर अचानक से पास में आके ज़ोर से बजाएंगे उसको, तो नॉर्मल सीधा साधा इंसान बेचारा डर जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दो दो हॉर्न लगा लेते हैं, है ना, तो ये गलत है। किस धारा के तहत अपराध है ये। धारा 194 के अंदर इस चीज़ को अपराध माना गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कभी भी ऐसा नहीं करना है। जो कंपनी आपको हॉर्न देती है आपको वही हॉर्न लगवाना है, बशर्ते अगर आपका ख़राब हो जाता है तो फिर आपको वैसा ही हॉर्न लगवाना है, ना कि किसी अन्य गाड़ी का हॉर्न आप वहाँ पे लगवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कहता है कि
भिन्न प्रकार का हॉर्न बजाने पर राशि क्या है बड़े वाहनों में। देखिए यहाँ पर छोटे वाहनों की बात नहीं, यहाँ पर बड़े वाहनों की बात हो रही है। अगर आप अलग से जो हॉर्न कंपनी के द्वारा सर्टिफाइड हॉर्न जो है अगर आपको वो नहीं ख़राब हो गया या फिर आपने उसको चेंज करवा लिया है तो उस कंडीशंस में आपको जो है बड़े वाहनों में कितने रुपए की जुर्माना जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो 1,000 रुपये जो है ना, 1,000 रुपये वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब 1,000 रुपये आपको क्या करने हैं, पे करने पड़ेंगे। और आप करते क्या हैं, आप 2,000 रुपये तक का हॉर्न जो वो लगवा लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इससे ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ में ये वैसे भी अच्छा नहीं है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। आज की क्लास में सिर्फ 45 क्वेश्चन ही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो पसंद आई होगी। किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट जो उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।